बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब को नमन करता हूँ। बुलंदशहर सदर विधानसभा के इस उपचुनाव के अवसर पर सभा में हमारे बीच बैठे हुए पूर्व मंत्री और इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारी पार्टी के संभाग के प्रभारी हमारे भाई वीर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित संघर्षशील प्रत्याशी हाजी यामीन साहब हमारे बीच में हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेता गुलजार सिद्दीकी जी, अम्बेडकर नगर से आए हुए हमारी पार्टी के सीनियर नेता हमारे भाई अब्बास गाजी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई मुस्तफा भाई हमारे बीच में, हमारी भीम आर्मी के बुलंदशहर जनपद के जिलाध्यक्ष अर्जुन जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे भाई दीपक जी, कानपुर से आए हुए कौशल वाल्मीकि जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल इतना कहने आया हूँ कि आज हम लोग जो अच्छे मकानों में एक बस्ती के अंदर 10-5 परिवार रहते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं या हमारे कुछ लोग थानेदार बने, तहसीलदार बने, बाबू बने या हमारे लोग एमएलए एमपी बने या हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी या हमारे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं बैठकर न्याय देने का काम कर रहे हैं, सब जगह कहीं ना कहीं हमारे लोग जो अच्छी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। हमारी आबादी 90% है। उस 90% में से केवल 12% लोग संविधान को लागू होने के 70 साल के बाद आज कुछ हंसते हुए कुछ अच्छे नजर आने लगे हैं। तो ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये बजरंग दल के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे जो भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, अन्य सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उनको प्राइवेट कर रहे हैं और खुलेआम अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सरकार के विभागों में भेजकर हमारे ऊपर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की घटनाएं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को भेजकर हमारे खिलाफ हमारा जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार है उसको समाप्त कराने का काम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। उस न्यायालय ने 2 मार्च को ये आदेश जारी किया कि भारत के अंदर जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, जो आदिवासी भाई हैं, जिनकी तादाद इस देश के अंदर 100 में से 25% है, जिन लोगों को संविधान ने आरक्षण देकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्हें सभी विभाग में नौकरी देने का प्रावधान किया है, उस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने ये आदेश जारी कर दिया केंद्र सरकार को कि अब देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर जो परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए हो चुकी है, अब उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाए क्योंकि वो लोग संपन्न हो गए हैं। अब आप लोग सोचिए, इस मोहल्ले के अंदर या जिन मोहल्लों से आप आए हैं उन मोहल्लों के अंदर मान लिया जाए 100 परिवार का एक मोहल्ला है, तो 100 परिवार में से मेरा ऐसा मानना है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, मुश्किल से 15 या 16 परिवार पढ़े लिखे, संपन्न और शिक्षित, नौकरी वाले या जमींदार या कहीं अच्छा कोई काम करने वाले हैं। बाकी के 84 परिवार मेहनत मजदूरी करते हैं। गांव में रहने वाले लोग खेत खलिहानों में मजदूरी करते हैं, बाग बगीचों में मजदूरी करते हैं। जो शहरों में रहते हैं वो लोग सड़कों के किनारे बैठकर या सड़कों पर या बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं या फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। वो मजदूर इतना पैसा नहीं कमा पाता है तो वह अपने बच्चों को बीटेक करा ले, एमटेक करा ले, बीबीए करा ले, एमबीए करा ले, अपने बच्चों को ग्रेजुएट करा ले। उनके बच्चे उस मजदूरी से पढ़ नहीं पाते हैं। 4 क्लास, 6 क्लास, 8 क्लास पढ़ने के बाद जब उनका बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो वो बच्चा
अपने बाप के साथ मजदूरी करने चला जाता है। आप सोचिए, जिनकी 8 लाख से आय कम है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और जिनकी आय 8 लाख रुपए है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, जो आवेदन करने लायक योग्यता हासिल कर लिए, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने केंद्र सरकार को यह आदेश कर दिया, इनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए हो चुकी है, इनकी तरक्की हो गई है, अब इनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये मान लिया गया कि आरक्षण समाप्त हो गया। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जानते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि आरक्षण हमारे देश के अंदर खत्म कर दिया गया। इस पर किसको बोलना चाहिए? इस पर उस नेता को बोलना चाहिए जो नेता हम आरक्षित वर्ग के वोटों से आगे बढ़े हैं, चाहे वो संसद में बैठे हुए 135 सांसद हैं, चाहे पूरे देश के अंदर जितनी विधानसभा है उनके विधायक हैं, जो रिजर्व सीटों से जीत के जाने वाले लोग हैं, उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन कोई नेता नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे मकान में रहते हैं, वह किराएदार हैं, वे भाजपा की सीटों पर जीत के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर जीत के जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पर जीत के जाते हैं, अन्य पार्टियों के नाम पर जीत के जाते हैं। जिन पार्टियों की लगाम आरक्षण को खत्म करने वाले आरएसएस के लोगों के हाथ में है, उन लोगों की पार्टियों से हमारे लोग जीत कर जाते हैं, तो वहां पर वो चुप रहते हैं। वो इसलिए चुप रहते हैं, अगर बोलेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनको सांसद और विधायक की टिकट से वंचित कर दिया जाएगा। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो उनका अपना निजी स्वार्थ है। लेकिन मेरे साथियों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, संविधान में उनको भी धर्मनिरपेक्षता का अधिकार मिला है। उनके अधिकार पर सीधी सीधी चोट की 3 तलाक को लेकर उनको मजबूर किया गया कि वह इस सरकार के दबाव में आए। ये जो एनआरसी का मामला है, ये मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे देश के जो दलित हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो वह जमीन की रजिस्ट्री कराते समय साथियों पैसा दे सके। तमाम आपने देखे होंगे, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, पुलों के किनारे हमारे लोग हजारों की संख्या में इस देश के अंदर हर शहर में रहते हुए नजर आते हैं। उनके पास कोई सरकारी, कोई अपने पास प्राइवेट जमीन नहीं है उनकी, वह सरकार की जमीनों पर जहाँ झुग्गी झोंपड़ी डालने का मौका मिला वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहते हैं। जब ये काम एनआरसी का करेंगे तो उनसे पूछेंगे अपने मकान की रजिस्ट्री दिखाइए, तो आप सोचिए उनके पास जब सरकार की जमीन है, उनकी अपनी जमीन नहीं है, तो वो रजिस्ट्री कहाँ से दिखाएंगे? तो उससे कहेंगे कि आपको अब वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये वोट डालने के अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जागरूक हो रहे हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, आप मानवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं, आप भाई चंद्रशेखर जो आजाद हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं। तो ये जान गए हैं कि अब ये गूंगा भूंगा जो समाज है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जिनको हमने हजारों साल से किताब और कलम से वंचित करके इनको दिमागी रूप से कमजोर किया था, अब ये पढ़ लिख कर राजनीति की तरफ सोच रहे हैं, सत्ता की तरफ सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, बड़े ख्वाब देख रहे हैं। इनको कैसे कमजोर किया जाए? जिनको हमने जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या है कि ये लोग कभी बहुजन समाज पार्टी में एकजुट हो जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में एकजुट हो जाते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश पर कब्जा करते हैं, कभी बिहार पर कब्जा करते हैं। तो इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग इनको ऐसा कानून लेकर आए कि इनका वोट बैंक कम कर दें, ये वोट डालने से वंचित हो जाएंगे, तब फिर ये ना उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, ना बिहार में दिखाई देंगे, ना कहीं से एमएलए बनेंगे, ना कहीं से प्रधान बनेंगे, ना कहीं से जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे। तो पूरी हुकूमत आरएसएस के लोगों के हाथ में आ जाएगी। इस बात को हमारे लोगों को गंभीरता से लेना है। बाबा साहब जब जिंदा थे तब उन्होंने कहा, इस देश के दुखी, परेशान, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोगों, मैंने आपको मेहनत करके वोट डालने का अधिकार दे दिया है,
मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आप मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी चाहते हैं तो आप लोग एकजुट होकर भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर अपनी पार्टी बनाकर इस देश की हुकूमत को अपने हाथ में लो और अपनी समस्या का समाधान स्वयं करो। आरएसएस की मानसिकता के लोग, चाहे वो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा में बैठे हुए हैं, चाहे अन्य दलों में बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग, ये भाजपा की मानसिकता के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग जो कभी कांग्रेस से पैक्ट करते हैं, कभी भाजपा से पैक्ट करते हैं, ये लोग अपने निजी स्वार्थों में अपने समाज के साथ धोखा करने का काम करते हैं। ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपको अपनी पार्टी बनाकर स्वयं इस देश के अंदर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये बात किसने कही? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जब वह जिंदा थे तब इस बात को कहकर गए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरे अनुयायी जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो सिख, बौद्ध, ईसाई हैं, वो मेरे अनुयायी इस कारवां को यदि आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे भी ना जाने दें। साथियों, बाबा साहब की बात को मानवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? हाथरस की घटना हमारे लोगों ने आपके सामने रखी। उस हाथरस की घटना को उठाने का काम, वहाँ संघर्ष करने का काम, वहाँ 20 किलोमीटर सड़क पर चलने का काम अगर किसी नेता ने किया तो हमारे समाज का युवा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हमारे दिल्ली के अंदर हमारे संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ देकर आरएसएस के लोगों ने हमें चुनौती देने का काम किया। आरएसएस के लोगों को चुनौती देकर उस मंदिर को बनवाने का काम, उसकी लड़ाई लड़ने का काम यदि किसी नेता ने किया तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया। एनआरसी और जो सीए का जो धरना, हमारे भाई गाजी ने कहा कि लखनऊ में महिलाएं बैठी थी, दिल्ली में शाहीन बाग पर बैठी थी और महीनों हो गए कड़ाके की ठंड में कई बच्चे हमारे खत्म हो गए, कई हमारी माँ बहनें खत्म हो गई, हजारों लोग हमारे बीमार हो गए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रह रही थी। तब हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर आजाद आए। उन्होंने कहा मेरी बहन बेटी से किसी ने हाथ लगाया, किसी ने डंडा चलाया, किसी ने पुलिस की गोली चलाई तो पहली गोली चंद्रशेखर के सीने में लगेगी, तब मेरी मुस्लिम भाई बहनों के सीने में लगेगी। तो साथियों, जो संघर्ष करने वाला नेता है वो आज हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी ने आजाद समाज पार्टी हम लोगों को बना कर दी है। ये आजाद समाज पार्टी, हम लोग हजारों साल से इस देश के अंदर गुलामी कर रहे हैं। हमारी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें आजाद कराने के लिए ये आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जी ने हमें बनाकर दी है और इसका नाम आगे है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। कांशीराम जी का मतलब है जो दलित शोषित समाज के लोग हैं, जो 6743 जातियों में बटे हैं, जिनको 5 प्रजापति, केवट, कश्यप, नायक, निषाद, तेली, तमोली, साग, सैनी और कुशवा, जाटव, खटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, इस प्रकार की जातियों से बांटा गया है। जो सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम इस प्रकार के धर्म में बटे हुए लोग हैं, ये सब बहुजन समाज के लोग हैं। इन बहुजन समाज के लोगों को चेतना पैदा करने का काम किया, जागृत करने का काम किया। इस देश के अंदर सरकार के, आरएसएस के लोगों के दिल में अगर कहीं किसी ने डर पैदा करने का काम किया तो वह मानवर कांशीराम साहब थे। लेकिन आज हमारी जो नेता है, उन्होंने पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया है। उसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। जो नीति बनाता है वो नेता होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी नीति स्पष्ट होती है, जिसका नेतृत्व साफ सुथरा होता है, वही पार्टी आगे चलती है। आज आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर कि बहन जी ने भाजपा के साथ मिलकर अपने एक पार्टी के व्यक्ति को नामांकन करा दिया राज्यसभा का। जो भाजपा हमारे संविधान को बदलने की बात कर रही है, जो भाजपा हमारे मुस्लिम भाइयों के हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, जो भाजपा हमसे एनआरसी के नाम पर हमारे मकान की रजिस्ट्री देखने का काम कर रही है, जो हमारे वोट बैंक को समाप्त करने का काम कर रही है, उस भाजपा से हमें लड़ना चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें लड़ना चाहिए। लेकिन विडंबना है और दुख और अफसोस है कि हमारी नेता हमारे लिए नहीं, अपने लिए बात कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 3 तारीख को हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे हाजी यामीन साहब यहाँ से आप लोगों के क्षेत्र में हमारे नेता बनकर आए हैं। इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी नई पार्टी में एक इतने अच्छे व्यक्ति इतना पैसा खर्च करके हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आवाज
यहाँ से लेकर लखनऊ तक पहुँचाने का काम करेंगे। यदि हम सब लोग मिलजुल कर आने वाली 3 तारीख को अपना एक एक वोट चुनाव चिन्ह फोटो वाले बटन पर दबाकर इन्हें जिताकर यहाँ से भेजते हैं, तो साथियों भाई चंद्रशेखर जी के हाथ मजबूत होंगे, आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंचेगी और आपके सारी दुख तकलीफ परेशानियों को दूर करने का काम हमारे भाई करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको जय भीम, जय भारत। बहुत साधुवाद। सर ने आपको इतना कुछ बताया, जैसा कि अभी उसमें से 2 अहम बात मेरी समझ में आई कि मनुवादी सरकार ये जानती है कि आपका संविधान बदलना चाहती है। दूसरी बात सर ने कही कि हमको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। तो साथियों, बढ़ावा हमने ही दिया है, उनको बढ़ावा हमने ही दिया है। जिनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी संविधान पढ़ने की, आज वो संविधान बदलने की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको बढ़ावा दिया है। हमने अपने बच्चों को, हमारे पूर्वजों ने मजदूर बना के छोड़ दिया है, लेकिन उनकी तिजोरी इतनी भर दी है उन्होंने, तो उन्होंने अपने बच्चों को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, ये सब बना दिया। तो मेरे अगले साथी हैं, वक्ता हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय अर्जुन गौतम जी, बुलंदशहर युवा दलों की धड़कन, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आपके बीच आए और अपनी बात रखें। बीमार में ताली मत बजाओ ना बोलेंगे तो हम जल्दी ताली की मना ना करेंगे ना, मतलब बीमार में। समय बहुत कम है और देखिए, आप सभी जानते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में मानते हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि हमें अपनी दीवारों पर लिखना है कि हम इस देश के शासक हैं। अब शासक कैसे हैं? शासक के लिए तो राजनीति मानना पड़ता है ना। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था कि इस देश की सत्ता की जब तक बहुजनों के हाथ में नहीं होगी, जब तक बहुजनों का मतदान नहीं होगा। ये बाबा साहब ने तो कहा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कहा था। और आज जब इस देश में बड़े भाई आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में अगर राजनीति करना चाहते हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों? आप बताइए ना भाई। बाबा साहब ने जो कहा है उसका पालन किया जा रहा है। दूसरी बात, और देखिए दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं हाथरस की घटना को लेकर। हाथरस में 14 तारीख को घटना घटती है और 24 तारीख तक लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। जो नेता आज बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर उंगली उठा रहे हैं, वो 14 तारीख से 24 तारीख तक कहाँ थे? दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि बुराई हो या अहंकार हो, उसका अंत अवश्य होता है और अंत के बाद ही एक नया सूरज उगता है, जो आज उगा है। इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई है और इसलिए बनाई है कि बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ते समय जो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन संगठन के लोगों पर ये प्रशासन के लोग झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में ठोकने का काम करते थे, तो जिन नेताओं को और जिन पार्टियों को हम वोट दिया करते थे, उस पार्टी के नेताओं की और उस पार्टी की कभी आवाज हमारे हक के लिए नहीं उठी या हमें न्याय दिलाने के लिए नहीं उठी। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया, आजाद समाज पार्टी बनाई, इसलिए कि समाज की लड़ाई लड़ते समय, इस समाज की बहनों की रक्षा करते समय, इस संविधान की रक्षा के लिए जब भीम आर्मी के लोग जेलों में जाएंगे, तो जब पहले जो पार्टियां थी उन्होंने कभी आवाज उठाने का काम नहीं किया, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी के लोग उन लोगों के झूठे जो मुकदमे लगाए जाते हैं उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए आजाद समाज पार्टी बनी। साथियों, अपनी बात खत्म करूंगा, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, लेकिन आप समझदार हैं, आप सभी जानते हैं
कि इस देश में जब चुनाव आता है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तभी सामने क्यों आता है। इस देश में जब चुनाव आता है, सरहद पर क्यों हमारे जवान शहीद होते हैं। इस देश में जब चुनाव आता है, क्यों तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। वो इसलिए उड़ाई जाती है साथियों कि जो इस सत्ता में बैठे हैं वो मात्र 15% लोग हैं, इसलिए उन्हें झूठ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम तो 85% लोग हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमें झूठ बोलने की आवश्यकता न पड़ेगी और हम दिल्ली की गद्दी को बहुत जल्दी छूने का भी काम करेंगे। इसीलिए साथियों, मैं अपनी 2 बातों में बात खत्म करूंगा कि ना मैं हिंदू हूं और ना मुसलमान हूं। ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। बाबा साहब ने संविधान दिया है और संविधान कहता है कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद सरकार। इनका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो आपके बीच आ चुके हैं। हमारे बेहद ईमानदार, कर्मठ और जुझारू बिजनेसमैन जो आपके बीच प्रत्याशी हैं, हमारे हाजी यामीन कुरैशी जी। साथियों, वो कोई राजनेता नहीं है, वो केवल और केवल बिजनेसमैन है। जैसे सम्मानित साथियों, आज अपने आप में महसूस करते हैं आप कि हम चंद्रशेखर हैं। एक बार हाजी यामीन जी को बुलंदशहर से जिता के आप विधानसभा भेज दीजिए, आपको ये विश्वास और ये महसूस करेंगे कि विधायक हाजी जी नहीं, हम हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हाजी यामीन जी को जिताने का काम करें और मेरा हाजी यामीन जी से अनुरोध है कि वो आपके बीच अपने भी कीमती विचार रखें। और आप देख ही रहे कि मेरे गले की क्या कंडीशन है। आपकी मोहब्बत ने बहुत ठंडा दिया है, जो पूरी लाइफ में मिला होगा, बहुत प्यार मिला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने सत्ता का सुख तो देखा ही ना होगा, क्योंकि आप और हम तो बिकते ही नहीं। बराबर बेचे बहन जी की टिकट, भाई वो अपने तो बेचे हमें भी बेच रही है। किसी ने आज तक सोचा है कि मुसलमानों को क्या है उनका बेचने का? सोचा कभी आवाज़ उठाई नहीं। तो जब हम बिकते ही नहीं तो हमारी आवाज़ ही कौन उठाएगा और कौन सुनेगा हमारी? आपने 2 बार विधायक बनाए, कभी कोई आया आपके पास? मैं वो तो कहते हैं पैसे देके टिकट लेते हैं, जरूरत क्या पड़ी है जनता के पास? आया कोई नहीं आया होगा आज तक। तो देखिए, आपके बीच में आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो आए हैं, वो जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, उन्होंने सड़कों पर लड़ाई शुरू करी और ये भीम आर्मी ऐसी बनी है कि किसी से डरने वाली नहीं है। अगर कहीं कोई अड़ी भिड़ी पड़ती है तो हम खुद ही इतने तकड़े हो जाएंगे, खड़े हम किसी जरूरत ही न भाई आपका हमारा साथ और भीम आर्मी हमारे साथ। इतनी मजबूत हमारी भीम आर्मी है कि हमारे नौजवान साथी, मैं बता नहीं सकता, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देखो, सत्ता का सुख तो आपने देखा ही नहीं है, वोट देते रहे। तो इंशाल्लाह क्या आप वोट देंगे, भाई के हाथ मजबूत करेंगे तो सत्ता का सुख घर घर देखेंगे। घर घर हाजी यामीन होगा, घर घर एमएलए होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर पे ही बैठ के काम होगा और इंशाल्लाह आपके दुख दर्द में हर वक्त साथ रहूँगा। आपको कहीं ये जाने की जरूरत, जैसे वो कहते हैं बाहर की, बाहर कहाँ भी है, खुर्जा और बुलंदशहर में कोई फर्क नहीं। फिर यमुनानगर में, हमारी यमुनापुरम में कोठी है, आपने देखिए, आपको अगर वहाँ जाने की जरूरत नहीं, गाँव में आ जाएंगे हम। वो तो ऐसे लोग हैं, 20 तो सिपाही लग रहे हैं पहरे पर, तो तुम्हें कौन पढ़ने देगा कोई? अब तो पहले अपनी पहरेदारी कर ले, तुम्हारी तो होने वाली नहीं है कभी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो, अब हमारी लड़ने के लिए हमारे शेर आ गए हमारे बीच में। देखो भाई, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा भी हक बनता है। तो मुस्लिम वाल्मीकि समाज, जहाँ भी समाज हो जाएंगे तो कोई टक्कर ले सकता है? नहीं ले सकता। अब आ जाओ बहन बेटी के संबंध में। आपने देखा है मेरी बहन के लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, जितनी हमारी बहन माताएं खड़ी हैं। मैं आपको यकीन दिला के कहूँ कि अगर आपका भाई यहाँ से एमएलए बना, तो किसी की हिम्मत नहीं, बहन बेटी की तरफ देख ले या किसी की ज़मीन या प्लॉट या दुकान हड़प ले, वो तो यही आस लगाए बैठे कि भाई आपकी और आ जा सकता हाथ में, तो आपको और अरे बहन जी की बात तो बहन जी तो खत्म होगी, ताली गुटका दी।
आज में पटकाओगे तो चुनाव में भूल जाओगे, 5 दफे हर दफे भूल जाओ, भूल करोगे तो फिर भूल हो जाएगी। ये भूल मत करो, ये भूल जब देखो, अगर आप सही तरीके से आपका अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो निश्चित है। तो देखिए 2022 में सरकार आपकी आई, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, या जब लॉकडाउन हुआ क्या आपका विधायक की मदद करी? बताओ कोई भाई किसी की मदद करी? सब में भूखमरी बली। बहन जी इतना खजाना था बहन जी पे, अगर 1-8 करोड़ का भी बांट देते तो पूरी विधानसभा में लोकसभा में तो बटी जाता। उन्हें अपने माल बचाने से फुर्सत नहीं है। अब माल के चक्कर में बीजेपी में चली गई, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो टिकट भी बिकने बंद। बीजेपी तो बेचेगी थोड़ा ही नहीं, बंद कर देगी डिब्बे में, तो अब तो खेल खत्म है। और जब आपकी आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर जी आगे मैदान में तो आपका भी फर्ज बनता है। हमारे देखो हम तो सब आगे, पूरा मुसलमान एक तरफ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने भाई को कितनी ताकत देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह अगर आपने मुझे चुना तो देखो ये तो भूल जाओ, आपके घर बैठे काम दिख तो आपको कोई करने नहीं। गुंडे बदमाशों की तो समझ लो खत्म, बस जाने खत्म है। अब ये तय कर लो भाई 1 साल का चुनाव है, फिर 1 साल बाद 2022 में भाई बनेंगे तो गुंडे को खत्म। फिर राज किसका रहेगा? शरीफों का। आपके शरीफों का राज आया, देखो हम तो आपके सामने ऐसे हैं, साफ सुथरे सादे। आपने तो घड़ी बड़ी चैनमैन ना, और मोबाइल भी देखो इतना सही है, ये दुपा रखा है, इनके घंटी राजा तुम्हारे सामने। मैं नहीं चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि भाई देखो अब के वोटिंग करो। चुनाव निशान है टम्पू, और टम्पू पे मोहर लगाएंगे सब। महान गमगीन है, बातें तो बहुत होती मगर ठीक नहीं है, इनके यहाँ भी चलेंगे। तो जब ये हो गई है तो मैं तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, हाथ दिखाओ ताकि मुझे हमेशा आवाज़ निकले कि साथी हाथ उतारे। इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ रहेगा। ये नहीं कि आज ही हमेशा इंशाल्लाह आप बिल्कुल मत घबराएं, किसी को टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। आपका भाई बहुत मजबूत है, ढूंढे किसी को टेलीफोन भी ना करेंगे। सुन लो किसी में दम ना DMS भी टेलीफोन करना, तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो हैं तो मुझे हाँ भाई जिनको कितने कतल है तो वैसे ही बैठ जाओ। तुम्हारा भाई तो जिसको टेलीफोन करेगा, किसी की हिम्मत ना मुझसे पूछने की, ये देखेगा हाँ भाई